Good morning, dear students. Now today I have to start the next lecture of the structure of atom, that is the particle nature of electromagnetic radiation. हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर के बारे में पढ़ा। एक आपका था वेव नेचर और दूसरा था पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में आपका डिफ्रैक्शन था, इंटरफियरेंस था, जो कि आपका फर्दर आपको क्लास 12 में पढ़ना है ऑप्टिक्स चैप्टर में। तो हम लोग आते हैं किस पर, आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर। तो आइए हम लोग अगर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमें कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं और इन्हीं पार्ट से हमें पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारे प्रूफ होंगे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो पार्टिकल नेचर भी कैरी करके ले जाता है। तो इसमें पहला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तीसरा जो है आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और चौथा है आपका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या चीज, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलो, तो वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में हमें देखना है, सो बच्चों हमें देखना है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो, दिस फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। कब दिया था? मैक्स प्लैंक ने 1900 में दिया था। ब्लैक बॉडी और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी के बारे में उन्होंने बताया था। जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोहार होता है, ठीक, लोहार जो होता है क्या करता है, आपका एक भट्टी में लोहे को क्या करता है, गर्म करता है। तो इसी तरह मैक्स प्लैंक ने भी किया था। इन्होंने क्या किया था, एक भट्टी में आयरन रॉड को क्या कर दिया था, इंसर्ट करा दिया था। एक आयरन रॉड को एक भट्टी में क्या किया था, इंसर्ट करा दिया था। और जब यहाँ पास इंसर्ट करा दिया इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, व्हेन सॉलिड आर हीटेड, हमने क्या कहा, दे एमिट रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। द आयरन रॉड हीटेड इन फर्नेस इट गिव्स रेड। होता है ऐसा ही, है ना, कि जब किसी भी आयरन रॉड को आप गर्म करोगे लोहे में, आग में, तो क्या होगा, ये रेड हो जाएगा। फिर उन्होंने जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी हीट बढ़ाना शुरू की, जैसे जैसे यहाँ पास हीट बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे देखा कि जो आयरन रॉड रेड हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट में। और फिर वाइट के बाद इसने कैसा रेडिएशन निकालना शुरू किया, आपका ब्लू रेडिएशन निकालना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, वैसे वैसे जो वेवलेंथ थी वो किधर से किधर, रेड से ब्लू की तरफ बढ़ी। किधर से किधर बेटा, रेड से ब्लू की तरफ बढ़ी। रेड से ब्लू की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, रेड से ब्लू की तरफ बढ़ने का मतलब ये है कि रेड की वेवलेंथ क्या है आपका, सबसे ज़्यादा होती है, और ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। जबकि रेड की फ्रीक्वेंसी, रेड की अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे हाई होती है। इसका मतलब कि अगर जब उन्होंने इस आयरन रॉड को गर्म किया था तो उन्होंने बाय हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि रेडिएशन एमिटेड गोस फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे, वैसे वैसे आपका जो रेडिएशन था वो किधर से गया, लोअर फ्रीक्वेंसी से लेकर हायर फ्रीक्वेंसी तक ये बढ़ा। लोअर फ्रीक्वेंसी में आपका क्या था, रेड था, और हायर फ्रीक्वेंसी में आपका क्या था, ब्लू था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। मतलब कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाओगे, वैसे वैसे जो रेडिएशन है वो किधर से किधर आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपका मैक्स प्लैंक ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए। और फिर इसके बाद उन्होंने इसी फिनोमिना को आपका ब्लैक बॉडी के टर्म में बताया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या चीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आओ देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। क्या चीज बेटा, ब्लैक
बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ठीक है, इन्होंने कहा ऐसी कोई भी बॉडी जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होगा, परफेक्ट एब्जॉर्बर या परफेक्ट एमिटर होगा हीट का, वो क्या कहलाएगा? आपका ब्लैक बॉडी कहलाएगा। कोई भी ऐसी बॉडी जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर या परफेक्ट एमिटर होगा हीट का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने कहा ऐसी कोई बॉडी जो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होगी हीट का। ठीक है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होगा हीट का, वो क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी। और इस तरह की बॉडी जब रेडिएशन देती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है आपका, ये देखो, क्योंकि वो जो बॉडी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी ब्लैक बॉडी। तो जाहिर सी बात है जिस उस बॉडी से अगर रेडिएशन निकलेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। तो आओ देख लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी जो एमिट करे या एब्जॉर्ब करे ऑल फ्रीक्वेंसी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ऐसी बॉडी से जो आपका रेडिएशन एमिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो अगर कोई भी बेटा ब्लैक बॉडी होगी ना, तो लेट सपोज अगर ये ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी को जब तुम रेडिएशन देना शुरू करोगे तो शुरुआत में ये क्या करेगा? खूब एब्जॉर्ब करेगा, लाइट रे को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो हीट कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करेगा एक मैक्सिमम लिमिट तक। कहाँ तक? एक मैक्सिमम लिमिट तक। और फिर मैक्सिमम लिमिट तक एब्जॉर्ब करने के बाद ये रेडिएशन को एमिट करना शुरू करेगा। पहले रेडिएशन को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर एक लिमिट तक ये एब्जॉर्ब करेगा जितनी इसकी इंटेंसिटी होगी, और फिर उसके बाद ये रेडिएशन को क्या करना शुरू कर देगा? एमिट करना शुरू कर देगा। तो एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर आपका रेडिएशन जो एमिट होगा, हमने बताया ना रेडिएशन जो बाद में एमिट होगा वो क्या होगा? वेवलेंथ को डिक्रीज करते हुए वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजेस विद फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वही हम बता रहे हैं कि अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी है, ये अगर ब्लैक बॉडी है तो रेडिएशन इस पर पड़ रही है, जैसे ही रेडिएशन पड़ेगी तो ये शुरुआत में क्या करेगा? उस रेडिएशन को लगातार क्या करेगा? एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद एक समय ऐसा आएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसके बाद उस रेडिएशन को ये एमिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है? आपकी ब्लैक बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो प्लैंक ने इस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को, ठीक है, जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एमिट हो रही है, उस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को उन्होंने एक नाम दिया, जिसका टर्म उन्होंने एक नाम दिया जो कि क्या था आपका? क्वांटम। क्या चीज? प्लैंक गिव्स द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, प्लैंक ने क्या नाम दिया बेटा? प्लैंक ने उस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को जो कि एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है, उसको क्या नाम दिया इन्होंने? क्वांटम नाम दिया। तो क्वांटम ध्यान रखिएगा, क्वांटम का मतलब ये होता है स्मॉल पैकेट। क्या होता है? स्मॉल पैकेट। तो आओ देखते हैं फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था, द एनर्जी ई ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी जो भी एनर्जी ई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? आपकी फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो और इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास। अगर हम लोग यहाँ पास देखेंगे तो ई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका फ्रीक्वेंसी के। ई क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, और हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा। जाहिर सी बात है जितनी एनर्जी दोगे उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी। यही तो हम लोगों ने पढ़ा, किधर से किधर बढ़ रहा था? रेड से ब्लू की ओर बढ़ रहा था, जैसे जैसे हम लोग एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे थे, हीट प्रोवाइड कर रहे थे। तो हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही थी। इसका मतलब ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पास जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा h। क्या आएगा बेटा? h। और h क्या है यहाँ पास? प्लैंक्स कांस्टेंट। x क्या है यहाँ पास?
क्योंकि ये गिवन स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, प्लैंक्स के द्वारा दिया गया था। इस वजह से यहाँ पास जो कांस्टेंट आया दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। क्या चीज, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। स्मॉल एच क्या कहलाता है बेटा, स्मॉल एच कहलाता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, आइए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, तो 1887 में, कब 1887 में हेनरी हर्ट्ज नामक एक साइंटिस्ट थे। कौन, हेनरी हर्ट्ज नामक, ठीक है ना, 1887 में। ठीक है, हर्ट्ज का नाम सुने होगा ना, जो फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है तो हम लोग हर्ट्ज पढ़ते हैं। वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के पूरा कॉन्सेप्ट हर्ट्ज ने ही दिया था, इन्हीं के नाम पर उसकी यूनिट पड़ी थी। तो 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने एक सेटअप तैयार किया और उस सेटअप पे इन्होंने ऐसे लिया, उन्होंने एक इस तरह से एक सेटअप तैयार किया। एक ये क्लोज ट्यूब है, ठीक है, क्या है, क्लोज ट्यूब है। और इस क्लोज ट्यूब में उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मेटल लेना शुरू कर दिया। क्या किया, डिफरेंट मेटल लेना शुरू किया। तो यहाँ पास हमने कहा ये डिफरेंट मेटल लेना शुरू किया, और इस डिफरेंट मेटल को किससे जोड़ा इन्होंने, बैटरी से। किससे जोड़ा, बैटरी से। और बैटरी से जोड़ते हुए ये क्या ले गए, इसको यहाँ पास इस तरह से, और यहाँ पास एक एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पर जो हेनरी हर्ट्ज थे उन्होंने ये सेटअप तैयार किया। ये क्या है, ये आपका मेटल है, ठीक है, और ये क्या है, आपका डिटेक्टर है। क्या है, डिटेक्टर। जब उन्होंने एक ऐसा सेटअप तैयार किया तो यहाँ पास उन्होंने देखा एमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इस मेटल पर यहाँ से रेडिएशन गिराना शुरू किया। क्या गिराना शुरू किया, रेडिएशन। ठीक है ना, क्या चीज, यहाँ पास क्या किया, रेडिएशन गिराना शुरू किया। ठीक है, रेडिएशन कहाँ से कहाँ, आपका लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी की ओर। ठीक है, पहले धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने एनर्जी बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है रेडिएशन लोअर से किधर जाएगी, आपकी हायर की ओर चली जाएगी। अब देखो इन्होंने डिफरेंट मेटल लेना शुरू किया, लेकिन जब ये उन मेटल की ओर आए, जैसे आपका क्या था, आपका डिफरेंट मेटल जो आपके एक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव मेटल्स में कौन कौन आते हैं आप लोग बताओ। ठीक है, एक्टिव मेटल्स में आपके पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया। कौन कौन से, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया। ठीक है, ये सारे जब उन्होंने मेटल लिया और उन्होंने जब उस पर रेडिएशन गिराया तो इन्होंने देखा कि यहाँ पास एमीटर डिफ्लेक्शन बताना शुरू कर दिया था। ठीक है, डिफ्लेक्शन बताने का मतलब यहाँ पास तो ये जो आपके दो मेटल्स थे ये आपके क्या थे, दूर दूर थे। ठीक है, और दूर दूर थे तो इसका मतलब ये आपस में जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये चार्ज को फ्लो नहीं करा पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस तरह का मेटल लेने के बाद उस पर आपका हेनरी हर्ट्ज ने जैसे ही आपके रेडिएशन को फॉल कराया और लोअर से हायर ले गए तो उन्होंने एक समय ऐसा देखा कि यहाँ पास एमीटर क्या हो गया, डिफ्लेक्शन बताना शुरू कर दिया। एमीटर का डिफ्लेक्शन बताने का मतलब कि यहाँ से फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा था, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा था, और जब तक फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तब तक ये एमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बता सकता। सही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पास रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम या कुछ एक्टिव मेटल्स के केस में जब रेडिएशन फॉल कराए थे तो इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये अपने सरफेस से फ्लो कर इस डिटेक्टर तक गए और डिटेक्टर ने इसको क्या किया, आगे फ्लो कराया, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। पता है हमें, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ से एमीटर के थ्रू हुआ वैसे ही एमीटर डिफ्लेक्शन बताना शुरू किया, और इस फिनोमिना को उन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये कहलाता है आपका फोटो और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक। ठीक, सही है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो क्या चीज, आपका चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब करंट का प्रोडक्शन बाय लाइट।
करंट का प्रोडक्शन, सीधी सी बात क्या चीज, बाय लाइट, इट्स कॉल्ड व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ा हुआ हेनरी हर्ट ने दिया था। आइए देखते हैं। तो बेटा डेफिनेशन में हमारा क्या है, हेनरी हर्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट वर इजेक्टेड when certain metal exposed to beam of light and this phenomena is called photoelectric effect। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम लोग डेफिनेशन देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन ये होगी, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन सर्टेन बीम ऑफ लाइट, दिस इज द सर्टेन बीम ऑफ लाइट इज फॉल ऑन द मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक्स प्लेस। सही है ना। तो व्हेन certain beam of light falls on the metal surface, when certain beam of light falls on the metal surface, the ejection of electron takes place, the ejection of electron takes place in the form of radiation and this phenomena is known as photoelectric effect। और इसी phenomena को हम लोग क्या कहते हैं, photoelectric effect कहते हैं। the ejection of electron when the certain radiation falls on the metal surface। एक simple language, the ejection of electron when certain radiation falls on the metal surface is called what, photoelectric effect। क्या चीज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, photoelectric effect कहते हैं। और आइए अब देखते हैं हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स जो हेनरी हर्ट ने दिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट के बारे में आपका बताया गया। मैक्स प्लैंक ने अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट बताया जिसमें उन्होंने कहा, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल सरफेस पर रेडिएशन फॉल करेगी वैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यानी जितना तेज आपका ब्राइटनेस ऑफ लाइट होगा, सही है, ये मेटल सरफेस है, ये जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो जितना तेज आपका रेडिएशन होगी उतनी ही तेजी से आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाएगा। और ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट डन। तो आओ देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। लेट अस सपोज सर्टेन मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल को लेट अस सपोज एक एग्जांपल कि इसको आपका 60 जूल की एनर्जी चाहिए। कितने जूल की एनर्जी? 60 जूल की एनर्जी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर सके, इजेक्शन कर सके। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पास इस मेटल को 60 जूल की अगर एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मान लो 50 जूल की एनर्जी देंगे, 40 जूल की एनर्जी देंगे, या मान लो 59 जूल की एनर्जी देंगे, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू नहीं होगा। यानी वो जो मिनिमम एनर्जी होगी जो हम लोग यहाँ पास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, वो इसके लिए कितना है आपका 60 जूल है। सही है ना। यानी अगर 60 जूल से तुम जैसे 61 जूल जाओगे वैसे यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्राइटेरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V नॉट से। किससे? V नॉट से। V नॉट इज द व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है उस मेटल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रहना। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जैसे ही ऊपर जाएगी फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा 61 जूल हुआ, वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाएगा। अब देखो लेट अस सपोज अब हम लोग यहाँ पास एनर्जी बढ़ाने लगे। एनर्जी हमने 70 जूल का दिया, 80 जूल का दिया, और कितना दिया, 90 जूल का दिया। तो जाहिर सी बात है सारे के सारे 60 से ऊपर हैं। ठीक है, तो यानी जाहिर सी बात है हम लोग जितना अधिक एनर्जी हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही अधिक यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा समझ में आया कि एक वो मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी जिसको आप जो इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए इजेक्शन के लिए मेटल सरफेस से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जब तक ये जो V होगा, ये क्या है, ये V है और ये क्या है, V नॉट है। तो जब तक ये V नॉट से बड़ा नहीं होगा, यानी ये जो रेडिएशन तुम लोग गिरा रहे हो ये आपका
इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू नहीं होगा। और जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी, अब मान लो कि तुमने एक मैक्सिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी दे दी जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया, तो यहाँ पर जितना अधिक अब अमाउंट की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये देखो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो ये क्या हो जाए, V माइनस V नॉट हो जाए, ठीक है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है, एक टर्म में नाउ, ठीक है। एज ए फ्रीक्वेंसी V is greater than V naught, the ejected electron comes out with certain kinetic energy and kinetic energy of these electron increases with increase of frequency of light। वही तो बता रहे हैं। नेक्स्ट नोट करके बेटा देखो पॉइंट लिखा हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन ब्राइटनेस ऑफ लाइट। वो ब्राइटनेस पर नहीं डिपेंड करता है लाइट की, वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। देखो ब्राइटनेस का मतलब समझ रहे हो, ब्राइटनेस का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में, ठीक है। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन हो ये जा रहा है उसकी जो स्पीड होगी निकलने की, वो डिपेंड किस पर करेगा, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर करेगा, ठीक है। तो ये था आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। और जाहिर सी बात है जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी तब तक आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोगों ने देखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कैसे होता है। इसी को आपके आइंस्टाइन ने, ठीक है, हेनरी हर्ट्ज का इतना कॉन्सेप्ट देने के बाद अब आपके आए थे आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन ने इसी को एक अच्छे वे में एक्सप्लेन किया था और कुछ कॉन्सेप्ट दिया। आइए हम लोग उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो बेटा एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स की थ्योरी को ही क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। उन्होंने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी उठाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और उस क्वांटम थ्योरी को उठाकर इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन्होंने जो भी प्लैंक्स का जो भी एक्सपेरिमेंट था, प्लैंक्स का जो भी एक्सपेरिमेंट था, उस प्लैंक्स के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने खुद से ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने क्या किया, एक आपका कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा जो जो बातें आपकी प्लैंक्स ने कही थी, ठीक है ना। इन्होंने भी कहा कि जैसे ही हमारा बीम ऑफ लाइट किसी भी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जितनी अधिक एनर्जी लाइट की होगी, जितनी अधिक एनर्जी लाइट की होगी, जो हम लोग रेडिएशन फॉल करा रहे हैं, उतना तेजी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ठीक है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, सिंस द स्ट्राइकिंग फोटॉन हैज एनर्जी इक्वल टू h nu and the minimum energy required to eject the electrons is h nu naught, that difference in energy, that is h nu minus h nu naught, is transferred to the kinetic energy of फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, यही कॉन्सेप्ट है जहाँ से IIT JEE और नीट में आपके क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली एक फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, अगर याद कर सको तो अच्छी बात है, याद कर लोगे तो डायरेक्टली आपका जो एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT JEE और नीट के एग्जाम है, वहाँ पास डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, आपको डिराइव करना नहीं पड़ेगा। तो आप देखते हैं यहाँ पास, लेट अस सपोज बेटा ये मेटल सरफेस था, ठीक। इस मेटल सरफेस पर हमने क्या कराई, रेडिएशन को फॉल करा दी, और रेडिएशन को फॉल कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, और यही कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास ये जो आपको एनर्जी चाहिए थी वो आपकी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। हमने कहा लेट अस सपोज यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास 60 जूल की एनर्जी चाहिए। कितने जूल की, 60 जूल की एनर्जी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और मैंने यहाँ से जो एनर्जी दिया, जो रेडिएशन जो एनर्जी लेकर आ रही है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 100 जूल। क्या चीज़, 100 जूल। तो आपका जो आइंस्टाइन थे उन्होंने कहा कि यहाँ पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 60 जूल की। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए इनको 60 जूल की एनर्जी चाहिए। हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से,
100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बचा कुछ जो 40 जूल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पास रेडिएशन गिराई थी जिसकी एनर्जी ई थी, और यहाँ पास थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए वो कितनी थी, ई नॉट थी। तो इसके जरिए आपका एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, यानी हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिख सकते हैं ना। तो यानी अगर एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस आएगा ई माइनस ई नॉट, सही है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अब तुमने पढ़ा है सिंस E इज इक्वल टू क्या चीज, h न्यू, पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। तो E इज इक्वल टू अगर h न्यू हम देखेंगे, E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी जब भी न्यू होगी, और अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी लिखना है दैट इज ई नॉट, तो दिस इज h न्यू नॉट। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू और ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये एनर्जी ई और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट, ठीक है। और इसी को बेटा हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं। जैसे ई नॉट है जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, इसी को हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो और देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर, तो ये देखो यानी जहाँ ई है वहाँ लिख सकते हैं एच न्यू, और जहाँ ई नॉट है वहाँ क्या लिख सकते हैं एच न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या चीज, हाफ mv स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से h कॉमन ले लो, h क्या है यहाँ पास प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन दैट इज फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, न्यू नॉट क्या है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास इस v में और न्यू में आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पास इसीलिए मैंने देखो जो न्यू है यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पास मैंने हल्का सा मोड़ दिया है, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या चाहिए बेटा, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ से अगर तुम वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, इसकी वेलोसिटी की, तो यहाँ पास v स्क्वायर इक्वल टू क्या चाहिए 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या चीज, अपॉन m। तो यहाँ से v स्क्वायर की तुमने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से अगर तुम्हें v की वैल्यू निकालनी चाहिए, v की वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा रूट के अंदर 2h न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक, अपॉन क्या चीज m, ठीक है। और यहाँ से हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बेटा इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तुम्हारे IIT JEE और नीट में, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें तुम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके तुम रख दोगे, 4 ऑप्शन में से तुम्हारे पास ऑप्शन होगा। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम शुरुआत में कॉन्सेप्ट पे ये जाओगे, फिर इस तरह से फॉर्मूला डिराइव करते करते तुम ये ले जाओगे और तब जाकर तुम्हें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा IIT JEE और नीट के लिए हमारा थोड़ा सा माइंड जो होता है वो आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना है माइंड को, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस वेलोसिटी के फॉर्मूलों को इंपॉर्टेंट करके वहाँ पास ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और हमेशा बार बार आप देखते रहिए इन इंपॉर्टेंट फार्मूले को, ताकि ये आपको 2 साल में आसानी से पुट करके हम लोग क्या कर सके, IIT JEE और नीट के इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड तो हम लोग उसको आसानी से कर सकें, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेटा इतना टॉपिक पढ़ा, ठीक है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, हम लोगों ने देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और हम लोगों ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसको थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, और फिर इन 4 टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं आप हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाकर मैंने बोला कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करिए ताकि मैं देखूं कि आपने क्या गलतियां की क्या नहीं की। कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप आप मेरे को मैसेज करके आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।